राजवंश या प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा। 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश शक्तिशाली रहा। इस वंश का शासन राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत में फैला हुआ था। प्रारंभ में इनकी शक्ति का मुख्य केंद्र मंडोर व भीनमाल थे। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के दो प्रमुख केंद्र थे, मंडोर व भीनमाल। बाद में उज्जैन, कन्नौज भी गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र बन गए। गुर्जर प्रतिहार शब्द दो शब्दों का योग है। गुर्जर शब्द गुर्जर प्रदेश यानी मरु प्रदेश का एक अंग का प्रतीक है। प्रतिहार शब्द किसी जाति या पद का प्रतीक है। प्रतिहार जो राजा के महलों के बाहर रक्षक का कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रतिहार जाति द्वारा गुर्जर रात्र प्रदेश शासित करने के कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश कहा गया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 6वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य तक राजस्थान न तो कोई राज्य था और न ही कोई इकाई थी। उस समय मरु प्रदेश का एक भाग गुर्जरात प्रदेश कहलाता था। गुर्जरात प्रदेश का प्रतिहार शासन कर रहे थे, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहने लगे। बाद में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हरिश्चंद्र में गुर्जरों का वर्णन किया है। हावेनसोंग ने चीनी यात्री ने गुर्जर प्रदेश की राजधानी भीनमाल पीलूमोलो को बताया। अपनी पुस्तक शिवयुगी में गुर्जर प्रतिहार शब्द का संबोधन किया। आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार प्रतिहार शब्द का प्रयोग मंडोर की प्रतिहार जाति के लिए हुआ है, क्योंकि प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते। लक्ष्मण भगवान राम के समय में प्रतिहार का कार्य करते थे, इसलिए वे लोग प्रतिहार कहलाए। कालांतर में गुर्जरात प्रदेश पर शासन करने से गुर्जर प्रतिहार कहलाए। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहार ने 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणियों के लिए बाधक का कार्य किया। राष्ट्रकूटों और पालवंशी राजाओं के शिलालेखों में तथा अरब यात्रियों के वृत्तांतों में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द के साथ जोड़कर संबोधित किया गया है। चंदेल वंश के शिलालेखों में गुर्जर प्रतिहार शब्द का उल्लेख है। चंदेल वंश के शिलालेखों में और पुलकेशिन द्वितीय के शिलालेख में गुर्जर प्रतिहार शब्द का उल्लेख है। बाहुक अभिलेख मंडोर में 837 ईस्वी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में शुरू हो चुका था। पंपाकृत विक्रमार्जुन विजय में प्रतिहार महिपाल को गुर्जर राज कहा गया है। गौरीशंकर यशोधरा ने प्रतिहारों को जाति न मानकर पद से संबोधित माना है। इस पद से उस व्यक्ति का बोध होता है जो राज दरबार या महल के द्वार रक्षक के रूप में सेवा करता है। शिलालेखों में नागभट्ट प्रथम को राम का प्रतिहार कहा गया। नागभट्ट प्रथम को राम का प्रतिहार और प्रतिहारों की शक्ति को पुनः स्थापित किया तो नागभट्ट सेकंड ने। गुर्जर प्रतिहार शैली 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य उत्तर भारत में मंदिर व स्थापित निर्माण की जिस शैली का विकास हुआ वह शैली महामारू या गुर्जर प्रतिहार शैली कहलाई। इस शैली में बने अधिकांश मंदिर सूर्य विष्णु को समर्पित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शैली की पूर्ण विकास देखने को मिलता है। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति नीलकुंड, देवली, राधनपुर, गुजरात और करड़ा। नीलकुंड, देवली, राधनपुर और करड़ा अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। मीर भोज के ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार शासक वत्सराज को विशुद्ध क्षत्रिय माना है। अरब यात्रियों ने गुर्जरों को जुर्ज या अल गुर्जर भी कहा है। अलमसूदी या अल मसूदी ने प्रतिहारों को अल गुर्जर तथा प्रतिहार राजा को बोरा कहा। अलमसूदी ने प्रतिहारों को अल गुर्जर और राजा को बोरा कहा। मिस्टर जैक्सन ने बम्बई गजेटियर में गुर्जरों को विदेशी माना है। गौरचंद्र ओझा ने प्रतिहारों को क्षत्रिय बताया। कर्नल कैनेडी इंग्लैंड ने इन्हें ईरानी मूल का माना है। भंडारकर ने इन्हें विदेशी माना है। कनिंगम ने इन्हें कुषाण वंशी कहा है। पाश्चात्य इतिहासकारों ने प्रतिहारों को गुर्जर माना जो कि विदेशी हुणों के साथ भारत आए। स्मिथ स्टैनफोनी ने इन्हें हुड़वंशी कहा है। प्रतिहारों ने स्वयं को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना है। ग्वालियर अभिलेख में भोज ने सौमित्र का वंशज माना है। एक प्रतिहारों का मूल स्थान बाहुक ने मंडोर शिलालेख व कक्कू घटियाला शिलालेखों से इस मूल स्थान गुर्जरात प्रदेश पश्चिमी राजस्थान में माना जाता है। कुछ विद्वान
प्रत्यारों का मूल स्थान मंडोर जोधपुर मानते हैं। स्मिथ वेंसोंग के वर्णन के आधार पर प्रत्यारों का मूल स्थान आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित श्रीमाल तथा भीनमाल जालोर को मानते हैं। कुछ अन्य विद्वान इनका मूल स्थान उज्जैन को भी मानते हैं। प्रत्यारों गुर्जर प्रत्यारों की शाखाएं। प्रत्यारों की अनेक शाखाएं थी। मुणोत नैन्से ने इनकी 26 शाखाओं का वर्णन किया। चंद्रप्रदाई ने 36 शाखाएं बताई राजपूतों की, और मेवाड़ के गुइलों की 24 शाखाएं हैं, जबकि मुणोत नैन्से ने प्रत्यारों की 26 शाखाएं बताई। मंडोर, जिनमें से मंडोर, भीनमाल, उज्जैन, कन्नौज, राजौरगढ़ अलवर में आता है। भड़ौच यानी गुजरात के प्रत्यार ज़्यादा प्रसिद्ध है। गुर्जर प्रत्यार मंडोर में स्थित चामुंडा माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं। चामुंडा माता इनकी कुलदेवी थी। प्रमुख शाखाएं मंडोर सबसे प्राचीन है, उसके बाद में भीनमाल और कन्नौज शाखाएं थी। मंडोर सबसे प्राचीन शाखा है, उसके बाद भीनमाल और कन्नौज। गुर्जर प्रत्यारों की सभी शाखाओं में ये सबसे प्राचीन है, मंडोर शाखा। हरिश्चंद्र उपनाम रोहिल्लदी प्रत्यारों का गुरु। गुर्जर प्रत्यारों का आदि पुरुष, प्रत्यार वंश का संस्थापक। गुर्जर प्रत्यारों का मूल पुरुष। घटियाला शिलालेख पड़ौदी में 837 ईस्वी का है। इस शिलालेख के अनुसार 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हरिश्चंद्र नाम का एक ब्राह्मण विद्वान था। इसे रोहिल्लदी भी कहा गया। इसकी 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण में से, दूसरी क्षत्रिय से। एक क्षत्रिय पत्नी भद्रा, दूसरी ब्राह्मण पत्नी। ब्राह्मण पति से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रत्यार व क्षत्रिय रानी से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रत्यार कहलाए। क्षत्रिय रानी भद्रा के 4 पुत्र हुए, भोगभट, रजिल, देव, भोगभटकक, रजिल और देव। प्रत्यारों की वंशावली रजिल से शुरू होती है, किंतु संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। चारों पुत्रों ने मिलकर मांडवीपुर मंडोर को जीता और उसके चारों ओर प्राचीर का निर्माण करवाया तथा गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना की। रजिल हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र। हरिश्चंद्र के बाद मंडोर की वंशावली रजिल, हरिश्चंद्र के बाद मंडोर की वंशावली रजिल 560 ईस्वी से शुरू होती है। इसने मंडोर की राजधानी बनाकर रासु यज्ञ किया। रजिल ने रोहिंसकुम नगर घटियाला में महामंडलेश्वर मंदिर भी बनवाया। इसी कारण इसके दरबारी ब्राह्मण नरहरि ने इसे राजा की उपाधि दी। रजिल ने घटियाला में महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया और इसके दरबारी ने नरहरि ने इसे रजिल को राजा की उपाधि दी। नरभट्ट रजिल का उत्तराधिकारी नरभट्ट था। इसने पिल्ल पाणी की उपाधि धारण की। रजिल ने राजा की, नरभट्ट ने पिल्ल पाणी की। रोहिंसकुम नगर में विष्णु मंदिर बनवाया। रजिल ने तो महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया, राजा की उपाधि धारण की। नरभट्ट ने विष्णु मंदिर बनवाया और पिल्ल पाणी की उपाधि धारण की। नागभट्ट प्रथम रजिल का पोता नागभट्ट था। ये बड़ा महत्वाकांक्षी था। नहाड़ नाम से भी पुकारा जाता था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मरु प्रदेश में मेड़ता को जीता। इसने मंडोर से हटकर मेड़ता या मेड़ंतकपुर को अपनी राजधानी बनवाया। नागभट्ट प्रथम को रानी जज्जिका देवी से 2 पुत्र भोज और तात हुए। बड़े पुत्र तात ने राज्य छोड़कर अपने भाई भोज को दिया और स्वयं मंडोर के पवित्र आश्रम में रहकर वैराग्य धारण किया। इसके बाद भोज प्रत्यार नागभट्ट फर्स्ट का पुत्र यशोवर्धन चंदुक प्रत्यार शासक बने। शिलुक भोज की 3 पीढ़ी के बाद चंदुक का पुत्र शिलुक मंडोर के प्रत्यार वंश के 10वें शासक के रूप में गद्दी पर बैठा। इसने वल्लभ मंडल जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र के देवराज भाटी को हराया। त्रावण एवं तवन क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर अधिकार कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने सिद्धेश्वर महादेव का निर्माण करवाया। शिलुक सिद्धेश्वर महादेव। झोंट प्रत्यार शिलुक प्रत्यारों का एकमात्र वीणा वादक है झोंट प्रत्यार। शिलुक का पुत्र था झोंट प्रत्यार। इसने गंगा में जाकर मुक्ति प्राप्त की। प्रत्यारों में एकमात्र वीणा वादक शासक था। झोंट के बाद उसका पुत्र भीलादित्य राजा बना। भीलादित्य के बाद उसका पुत्र कक राजा बना। झोंट प्रत्यारों का एकमात्र शासक है जो वीणा वादक है। झोंट के बाद उसका पुत्र भीलादित्य राजा बना। भीलादित्य के बाद उसका पुत्र कक राजा बना। भीलादित्य ने अपना राज्य छोड़कर हरिद्वार में जाकर देह छोड़ी। कक भीलादित्य का पुत्र था। कक व्याकरण ज्योतिष का ज्ञाता एक कवि था। इसने मुंगेर के घोड़ों को परास्त किया। मुंगेर के घोड़ों को कक ने परास्त किया। यह नागभट्ट सेकंड का प्रमुख सामंत था। इसने बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। इसकी 2 रानियां थी,
भाटी वंश की पद्मिनी रानी से बहु व दुर्लभ देवी से ककुक। भाटी वंश की पद्मिनी से बहु और दुर्लभ देवी से ककुक का जन्म हुआ। बहुक कक का पुत्र था बहुक। इसने 837 में मंडोर के विष्णु मंदिर में प्रशस्ति लगवाई, जिसमें मंडोर के प्रत्यारों की नामावली दी गई है। इसने मंडोर पर आक्रमण करने वाले राजा मयूर को हराया। ककुक बाहुक का सौतेला भाई था। ककुक ने 2 स्तंभ और 6 स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसमें से एक मंडोर जोधपुर व दूसरा रोहस को फलोदी में। इसने 861 ईस्वी के 2 शिलालेख लगवाई घटियाला में। प्रथम शिलालेख इसमें ककुक प्रत्यार को न्यायप्रिय, जनहित संपादन करता, दुष्टों को दंड देने वाले, दीनों का रक्षक, वीर तथा साहसी शासक बताया। ककुक की लोकप्रियता का प्रभाव गुजरात, बल, लाट, मांड, शिव, मालानी व पचपदरा तक विस्तारित बताया गया। द्वितीय शिलालेख रोहिंस को घंटियाली में आबिरों के उपद्रव को मुक्त करवाकर हराकर रोहिंसकुंभ में महाजनों को बसाया और व्यापार की वृद्धि की। ककुक के बाद मंडोर के प्रत्यारों के शासकों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है। 12वीं शताब्दी के मध्य में मंडोर के आसपास चौहानों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, लेकिन मंडोर दुर्ग प्रत्यारों के अधीन ही रहा। मंडोर के 1154 ईस्वी का सहजपाल चौहान का एक लेख मिला है, जिसमें मंडोर पर चौहानों का प्रभुत्व होना उल्लेखित है। नोट 1395 ईस्वी में प्रत्यारों की इंदा शाखा ने मंडोर दुर्ग चुंडा राठौड़ को मालवा के सूबेदार से रक्षा हेतु दहेज में दे दिया। इस घटना के साथ ही मंडोर के प्रत्यारों के राजनीतिक विस्तार का इतिहास समाप्त हो गया। 1395 में प्रत्यारों की इंदा शाखा ने मंडोर दुर्ग चुंडा राठौड़ को दहेज में दे दिया मालवा के सूबेदार की रक्षा हेतु। भड़ोच के प्रत्यार 7वीं व 8वीं शताब्दी के कुछ दानपत्रों से ये पता चलता है कि भड़ोच और उसके आसपास के क्षेत्रों पर गुर्जर प्रत्यारों का शासन था। इन दानपत्रों में इनको सामंत और महासामंत कहा गया है। इससे अनुमान होता है कि ये स्वतंत्र शासक नहीं होकर किसी अन्य राजा के सामंत के रूप में शासन करते थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भड़ोच के प्रतिहारों और गुजरात के चालुक्यों के सामंत थे। भड़ोच के गुर्जरों की राजधानी नांदीपुरी थी। भड़ोच के गुर्जरों की राजधानी कौन सी थी? नांदीपुरी थी। भड़ोच के गुर्जर प्रत्यारों का संस्थापक दत्त प्रथम था। संस्थापक दत्त प्रथम, राजधानी नांदीपुरी। दत्त द्वितीय भड़ोच के गुर्जरों का शक्तिशाली शासक था। वल्लभी के शासक दुर्वासेन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित होने के बाद दत्त द्वितीय के पास ही शरण ली थी। दत्त द्वितीय भड़ोच के गुर्जरों का शक्तिशाली। दत्त प्रथम ने तो भड़ोच के गुर्जरों की शाखा स्थापित की। दत्त द्वितीय सबसे शक्तिशाली। वल्लभी के शासक दुर्वासेन द्वितीय ने हर्षवर्धन से पराजित होने के बाद दत्त द्वितीय के पास शरण ली। जय भट्ट चतुर्थ इस शाखा का अंतिम शासक था। राजधानी नांदीपुरी। संस्थापक दत्त प्रथम, शक्तिशाली दत्त द्वितीय और जय भट्ट चतुर्थ इस शाखा का अंतिम शासक था। इसके पश्चात प्रत्यारों की शाखा का शासन समाप्त हो गया। भीनमाल, जालोर, उज्जैन व कन्नौज के प्रत्यार। गुर्जर प्रत्यार शासकों के संबंध में प्राप्त शिलालेखों व साहित्यिक स्रोतों से इनकी राजनीतिक विवरण और शासकों के मिलते जुलते नामों के कारण इन शासकों के क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है। भीनमाल शाखा। नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी। नागभट्ट को भीनमाल जालोर शाखा का संस्थापक माना जाता है। ये मंडोर शाखा से था। भीनमाल की इस शाखा को रघुवंशी प्रत्यार कहते हैं। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक तथा उसके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता था। उपनाम नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रत्यार, क्षत्रिय महाराज, क्षत्रिय ब्राह्मण। राम का प्रत्यार किसे कहा गया? नागभट्ट फर्स्ट को। इंद्र के दंभ का नाशक। जालोर के गुर्जर प्रत्यारों का संस्थापक। जालोर का संस्थापक, भीनमाल का संस्थापक। इसने सबसे पहले भीनमाल को चावड़ों से जीता तथा भीनमाल श्रीमाल को राजधानी 1730 ईस्वी में बनवाया। फिर इसने अबू, जालोर आदि को विजित किया तथा उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। यानी इसने मेड़ता को राजधानी बनाया, भीनमाल को राजधानी बनाया, जालोर को राजधानी बनाया और उज्जैन को राजधानी बनाया। नागभट्ट फर्स्ट के समय सभी राजपूत वंश गोइल, चौहान, परमार, राठौड़, चंदेल, चालुक्य इसके सामंत के रूप में कार्य करते थे। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट ने मलेच्चों अरबी सेना को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अतः नागभट्ट फर्स्ट को प्रत्यार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नागभट्ट फर्स्ट प्रत्यार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक
और प्रत्यारों की शक्ति को पुनः स्थापित किया तो नागभट्ट सेकंड ने इसने दक्षिण पश्चिम में अरब आक्रमणकारियों के विस्तार को रोका। सिंध के गवर्नर जुनैद के उत्तराधिकारी को पराजित कर बढ़ौत छीना। नागभट्ट को राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग से पराजित होना पड़ा। नागभट्ट को राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग से पराजित होना पड़ा। कक्कू के देवराज 760 ईस्वी से 783 ईस्वी में। नागभट्ट के बाद उसका भतीजा कक्कुस्त या कक्कस्त गद्दी पर बैठा। कक्कुस्त ने मंडोर में विजय स्तंभ की स्थापना की। उसके नीचे विष्णु मंदिर बनवाया। कक्कू के बाद देवराज ने मंडोर में विजय स्तंभ की स्थापना की 760 ईस्वी में। ये राजपूताना का दूसरा विजय स्तंभ है। प्रथम विजय स्तंभ समुद्रगुप्त द्वारा बयाना में भीमलाट में लगवाया गया। प्रथम विजय स्तंभ समुद्रगुप्त द्वारा बयाना में भीमलाट है। ये राजपूताना का दूसरा विजय स्तंभ था जो मंडोर में कक्कू के द्वारा लगाया गया। कक्कू के बाद उसका भाई देवराज या नागभट्ट का भतीजा गद्दी पर बैठा। देवराज को अवंती उज्जैन का शासक कहा गया है। इसकी रानी भूमिका ने वत्सराज को जन्म दिया। वत्सराज के पिता का नाम देवराज, माता का नाम भूमिका। वत्सराज के पिता का नाम देवराज और माता का नाम भूमिका। वत्सराज 783 से 795 देवराज का पुत्र, भूमिका देवी का पुत्र। इसे रणहस्तिन की उपाधि दी गई। इसे प्रत्यार राज्य की नींव डालने वाला नागभट्ट प्रथम वास्तविक संस्थापक, प्रत्यार राज्य की नींव डालने वाला वत्सराज, पुनः शासन स्थापित करने वाला नागभट्ट सेकंड। ओसियम व दौलतपुर अभिलेखों के अनुसार वत्सराज ने भंडी जाति को हराकर उसके राज्य क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। वत्सराज के समय कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। वत्सराज रण में हस्ती के समान है, वो ही त्रिपक्षीय संघर्ष कर सकता है जो लगभग 150 वर्ष तक चला। त्रिकोणीय संघर्ष। वत्सराज के समय कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा था, अतः कन्नौज पर पूर्वी बंगाल के पाल वंश, दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश व गुर्जर प्रत्यार वंश के शासकों की नज़र थी। कन्नौज को लेकर उक्त तीनों राजवंशों में संघर्ष हुआ। इस त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कन्नौज पर इंद्रायुध व चक्रयुध नामक शक्तिहीन आयुध वंश के शासकों का शासन था। इस संघर्ष का प्रारंभ वत्सराज ने किया। रण में हाथी के समान होगा, वही ये संघर्ष करेगा, यानी वत्सराज। वत्सराज प्रत्यार जब जालोर का शासक बना, उस समय अरबी आक्रमणकारियों जालोर पर आक्रमण करके जालोर को लूट कर ले जाते। इस कारण वत्सराज प्रत्यार स्वयं के सुरक्षित स्थान की तलाश में था। 647 ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज का शासन लड़खड़ा गया। वत्सराज ने इसका फायदा उठाते हुए कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के शासक इंद्रायुध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ये बात पाल वंश के शासक धर्मपाल को पसंद नहीं आई। उसने वत्सराज को हराने के लिए जालोर पर आक्रमण कर दिया और वत्सराज प्रत्यार विजयी हुआ। उसके बाद वत्सराज की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव प्रथम ने जालोर पर आक्रमण किया, जिसमें वत्सराज की हार हुई तथा ध्रुव प्रथम की विजय हुई। राधनपुर और वनी डिंडोरी शिला लगभग पता चलता है कि इस युद्ध में पराजित होकर वत्सराज ने मरुस्थल में शरण ली। उदयन सूरी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलयमाला में की रचना में वत्सराज के समय जालोर में की थी। हरिवंश पुराण की रचना भी जिनसन सूरी द्वारा वत्सराज के समय की। वत्सराज शैव मत का अवलंबी था, शैव मत का अनुयायी था। इन्होंने ओसिया जोधपुर में एक सरोवर एवं महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जो पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर है। पश्चिम भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर वत्सराज द्वारा महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया गया। नागभट्ट सेकंड 796 वत्सराज व उसकी रानी सुंदर देवी का पुत्र। वत्सराज व उसकी रानी सुंदर देवी का पुत्र था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में नागभट्ट सेकंड ने प्रत्यारों का नेतृत्व किया। गोविंद थर्ड से हारा। नागभट्ट सेकंड ने 806 से 808 के मध्य राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय से युद्ध किया, जिसमें नागभट्ट की सेकंड की हार हुई। चक्रयुद्ध को हराया। नागभट्ट सेकंड ने अपना सांस नहीं खोया। जब गोविंद वृद्ध हो गया, वह अपनी घरेलू समस्या में फंस गया। इसका फायदा उठाते हुए नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को 1816 में परास्त कर कन्नौज को अपनी राजधानी
बनाई। इस प्रकार नागभट्ट सेकंड द्वितीय के शासनकाल में प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का आरंभ हुआ। मुंडोर का युद्ध में धर्मपाल को हराया। कन्नौज का शासक चक्रायुध धर्मपाल पालवंश का आश्रित शासक था, अतः धर्मपाल ने नागभट्ट पर आक्रमण कर दिया। दोनों के मध्य मुंडोर या मुंगेर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें नागभट्ट की विजय हुई। उपाधि बुड्डोर विजय के बाद नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की और प्रतिहारों की शक्ति का पुनः स्थापित करने वाला शासक नागभट्ट सेकंड है। ग्वालियर लेख में नागभट्ट सेकंड ने मत्स्य देश, मालवा, उत्तरी काठियावाड़, अंतरदेश, किरात प्रदेश, हिमालय का दक्षिणी क्षेत्र, वस्त व कौशाम्बी आदि प्रदेशों व तुरुष्कों मुस्लिम आक्रांता को पराजित किया। नागभट्ट के समय प्रतिहार राज्य उत्तरी भारत का एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। 23 अगस्त 833 ईस्वी को नागभट्ट द्वितीय ने गंगा जल में समाधि ली। अगस्त 833 में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा जल में समाधि ली। गुजला जोधपुर में नागभट्ट सेकंड ने एक विष्णु एवं शिव मंदिर का निर्माण कराया, जो वर्तमान में शिव और पार्वती के रूप में विख्यात है। गोविंद चहमान, गोवक प्रताप गोहिल या खुबार ने नागभट्ट सेकंड के सामंत थे। गोवक प्रथम नागभट्ट सेकंड के सामंत थे। रामभद्र 833 में नागभट्ट द्वितीय के पुत्र रामभद्र के समय मंडोर के प्रतिहार स्वतंत्र हो गए। अन्य कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं हुई। रामभद्र को पालों के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा। रामभद्र पालों से हार गया। मिहिर भोज उपनाम भोज प्रथम आदिव्रत प्रभास पाटन वैष्णव उपासक होने के कारण आदिव्रत उपाधि पूछी गई। मिहिर भोज यानी भोज प्रथम आदिव्रत प्रभास पाटन प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक। जो भोज होगा वो किससे कम होगा, सबसे शक्तिशाली होगा। माता अप्पा देवी पत्नी चंद्र भट्टारिका। मिहिर भोज प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक। मिहिर भोज अपने पिता रामभद्र की हत्या कर पिता रामभद्र माता अप्पा देवी हत्या कर शासक बना, इसलिए उसे प्रतिहारों में पितृहंता कहा जाता है। मिहिर भोज अपने समय का उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। वरा अभिलेख इसका प्रथम अभिलेख वरा अभिलेख है, जो 836 ईस्वी का है। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज के समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति है। इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है। इसकी लिपि उत्तरी ब्राह्मी और भाषा संस्कृत है। ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि आदिव्रत प्रभास पाटन दी गई है। दौलतपुर अभिलेख दौलतपुर पे इसे प्रभास, देखिए ग्वालियर में तो इसे आदिव्रत कहा गया है, दौलतपुर अभिलेख में इसे प्रभास कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति और अरब यात्री सुलेमान के यात्रा वृत्तांत से इसके शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, जिसने अरबों को रोक दिया। सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का अमित्र और इस्लाम का शत्रु। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का अमित्र और इस्लाम का शत्रु बताया। सुलेमान इसने 851 ईस्वी में मिहिर भोज के समय भारत की यात्रा की। इसकी पुस्तक किताबुल सिंध वल हिंद सुलेमान की पुस्तक थी किताबुल सिंध वल हिंद। मिहिर भोज को अरबों का अमित्र और इस्लाम का शत्रु। इसने पाल और प्रतिहार शासकों के विषय में लिखा है। सुलेमान ने पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। इसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। इस नरेश के पास एक विशाल सेना थी। उसकी अश्वसेना भारत के किसी अन्य राजा की अश्वसेना से बड़ी थी। मिहिर भोज के युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड वो कालिंजरा के जय शक्ति चंदेल को नर्मदा के तट पर हराया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड को हराकर मालवा को छीना। इसने पाल वंश के देवपाल को हराया। पाल वंश के विग्रहपाल नारायणपाल को हराकर अंतिम रूप से कन्नौज पर अपना अधिकार जमाया। साम्राज्य मिहिर भोज का साम्राज्य उत्तर भारत में हिमालय की तराई से दक्षिण में बुंदेलखंड तक, पश्चिम में राजपूताना में मरु प्रदेश से लेकर पूर्व में पाल साम्राज्य की सीमा तक विस्तारित था। मिहिर भोज रचित ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश, शब्दानुशासन, आयुर्वेद सर्वस्व, राजमर्गांक, सरस्वती कंठाभरण, राजमर्तांड, करते कल्पतरु, योगसूत्र। श्रृंगार प्रकाश, करते कल्पतरु, योगसूत्र। इसके समेत चांदी व तांबे के सिक्के मिले, जिन पर श्री मद आदिव्रत शब्द अंकित है। मिहिर भोज के समय चांदी व तांबे के सिक्के मिले, जिन पर श्री मद आदिव्रत शब्द अंकित है। बरगम्मा लेक यूपी में इसे
संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार मीतभोज ने तीर्थ यात्रा के लिए शासन कार्य अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंप दिया। ब्रह्मा लेक यूपी में मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया है। स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा के लिए शासन कार्य अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर शासन को त्याग दिया। महेंद्रपाल पष्ट, माता का नाम चंद्र भट्टारिका, उपनाम रघुकुल चूड़ामणि, निर्भेश्वर, निर्भय नरेश, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, महिपाल, महेंद्रायुध, परम उद्धारक, परम भागवत, परमेश्वर। संयुक्त सेना को हराया। पाल राष्ट्रकूट व प्रतिहारों के संघर्ष में पाल राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना को हराने वाला प्रथम शासक था महेंद्रपाल। कवि राजशेखर ने अपने ग्रंथ वृद्धशाल भंजिका में अपने आश्रयदाता नरेश महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक, महेंद्रपाल की उपाधि रघुकुल तिलक। राजशेखर ये गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व उसके पुत्र महिपाल, महेंद्र बड़ा, महेंद्र इंद्र के समान है, उसके बाद पाल पालने वाला छोटा होता है। प्रथम का दरबारी साहित्य व महेंद्रपाल प्रथम व उसके पुत्र महिपाल प्रथम का दरबारी साहित्यकार और संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था। महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, वृद्धशाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हरविलास और प्रचंड पांडव। भोज सेकंड। महेंद्रपाल फर्स्ट के पश्चात उसका पुत्र भोज सेकंड राजा बना, लेकिन महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र महिपाल फर्स्ट व भोज सेकंड के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। प्रारंभिक संघर्ष में भोज अपने चेदी सामंत कोकल देव प्रथम की सहायता से विजयी होकर कनौज की गद्दी पर बैठा। भोज केवल 3 वर्ष तक ही शासन कर पाया कि उसके सौतेले भाई महेंद्रपाल महिपाल फर्स्ट ने चंदेल शासक हर्षदेव की सहायता से उसके राज्य छीन लिया। महिपाल फर्स्ट, उपनाम विनायकपाल और हिरंबपाल। राजशेखर ने महिपाल फर्स्ट को आर्यवर्त का महाराजाधिराज, रघुकुल मुकुटमणि, रघुकुल तिलक तो कहा है महेंद्रपाल को। राजशेखर ने महेंद्रपाल को तो रघुकुल तिलक कहा है, किंतु राजशेखर ने महिपाल को आर्यावर्त का महाराजाधिराज और रघुकुल मुकुटमणि नाम से पुकारा। पहले महेंद्रपाल था, उसके बाद में महिपाल था। इसके शासन पर बैठते ही राष्ट्रकूट वंश के इंद्रथड़ ने कनौज पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। महिपाल फर्स्ट हारकर कनौज से भाग गया, लेकिन राष्ट्रकूटों के वापस चले जाने के बाद चंदेल नरेश हर्ष की सहायता से पुनः कनौज पर अधिकार कर लिया। अलमसुदी ये एक अरब यात्री एवं भूगोलवेत्ता था। संभवतः 915-16 में महिपाल फर्स्ट के समय भारत आया था। अलमसुदी ने प्रतिहारों को अलगुजर तथा प्रतिहार राजा को बोरा कहा है। सुलेमान अपनी पुस्तक महजुल जुहाब में अपना यात्रा वृत्तांत और भौगोलिक टिप्पणी लिखी है। महिपाल के बाद गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होने लगी, उसके उत्तराधिकारी भी निर्बल शासक होते गए। देखिए, सुलेमान तो मिहिर भोज के समय आया, तो अलमसुदी महिपाल के समय, अलमसुदी महिपाल के समय और सुलेमान मिहिर भोज के समय। सुलेमान ने तो सैनिक समृद्धि बताई और अलमसुदी है जो प्रतिहारों को अलगुजर और राजा को बोरा कहता है। इसकी पुस्तक है महजुल जुहाब। महेंद्रपाल सेकंड। महिपाल प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय शासक बना। इसकी माता का नाम प्रज्ञाधना था। देवपाल 948 से 953 ईस्वी में ये अत्यंत निर्बल शासक था। देवपाल, इसके समय चंदेलों ने अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए। चंदेल शासक यशोवर्मन ने इसे अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। विनायकपाल 954 ईस्वी के खजुराहो अभिलेख से इसका नाम प्राप्त होता है, विनायकपाल का। देवपाल भी प्रतिहारों का शासक था। ये महेंद्रपाल द्वितीय का पुत्र था, विनायकपाल। महिपाल द्वितीय 955 ईस्वी के बयाना अभिलेख इसी के काल का है, जिसमें इसे महाराजाधिराज महिपाल देव शब्द प्रयोग किया गया। विजयपाल 960 से 990 ईस्वी, ये महेंद्रपाल द्वितीय का पुत्र व देवपाल का भाई था। इसके समय गुजरात के चालुक्य राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र बना लिया। विजयपाल के समय डॉक्टर ओझा के अनुसार देवपाल की मृत्यु उसके सामंत गुहिल वंशीय शासक अल्लट के हाथों हुई। देवपाल की मृत्यु उसके गुहिल वंशीय शासक अल्लट के हाथों हुई। राज्यपाल या राजपाल
विजयपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज्यपाल 990 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके समय मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 में आक्रमण किया। राज्यपाल डरकर कन्नौज छोड़कर भाग गया। दिसंबर 1018 में मोहम्मद गजनवी कन्नौज में प्रवेश कर कन्नौज के मंदिरों और मकानों को लूटा और नष्ट कर दिया। राज्यपाल की कायरता के कारण भारतीय राजाओं चंदेल शासक गंड के पुत्र विद्याधर चंदेल ने संघ बनाकर राज्यपाल पर आक्रमण कर इसे मार डाला। त्रिलोचन पाल। राज्यपाल के बाद त्रिलोचन पाल नामक शासक का वर्णन मिलता है। 1019 में महमूद गजनवी ने पुनः आक्रमण किया और त्रिलोचन पाल को पराजित किया। यशपाल, ये प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। यशपाल 1036। 11वीं शताब्दी के अंत में 1093 में घेड़वाल शासक चंद्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार कर घेड़वाल वंश का अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार प्रतिहारों के साम्राज्य का 1093 में पतन हो गया। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के कारण थे। 11वीं शताब्दी के अंत में 1093 में घेड़वाल शासक चंद्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार कर घेड़वाल वंश का स्थापित कर दिया। यानी प्रतिहारों के बाद कन्नौज में घेड़वाल वंश आ गया। इस प्रकार प्रतिहारों के साम्राज्य का 1093 में पतन हो गया। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के कारण प्रतिहारों के सामंतों तथा परिवार के व्यक्तियों के मध्य फूट, पाल, राष्ट्रकूट व अरबों से लगातार संघर्ष, सैनिक क्षमता का आश्रय होना, प्रतिहारों की निर्बलता का लाभ उठाकर गोइल, राठौड़, चौहान व भाटी आदि क्षेत्रीय संगठन हानिकारक सिद्ध हुए। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण भी इसके लिए उत्तरदायी है। राजौरगढ़। अलवर के राजौरगढ़ से 960 ईस्वी का प्रतिहार गोत्र के गुर्जर मंथन देव बड़गुजर का एक शिलालेख मिलता है जो राजौरगढ़ के प्रतिहार शासन की सूचना देता है। राजौरगढ़ के प्रतिहार कन्नौज के रघुवंशी शासकों के सामंत थे। आबानेरी की भव्य एवं कलात्मक प्रतिमाओं का संबंध इस क्षेत्र के गुर्जर प्रतिहार शासकों से था, जिन्होंने 8वीं व 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित किस वंश की जानकारी मिलती है? मंडोर के प्रतिहारों के किस शिलालेख से सौमित्र लक्ष्मण से उदित प्रतिहारों को लक्ष्मण से उदित माना है? ग्वालियर में उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिन्होंने मीरभोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया। मीरभोज के समय सुलेमान और महिपाल के समय अलमसुदी। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन है मंडोर की। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उसके आधिपत्य से मुक्त कराया। नागवड़ प्रथम प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण व कुवलीमाला की रचना हुई। चावड़ाओं को पराजित कर प्रतिहारों ने भीलमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? नागवड़ द्वितीय 2 नंबर है तो पुनः स्थापित करेगा। गुर्जर प्रतिहार शासक मंदन देव कहाँ का शासक था? राजौरगढ़ का। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? हरिश्चंद्र से। निम्न में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा लिखित नहीं है? तो लिखित है जिसमें सर्वसंहार करते कल्पतरु और राजमर्दंड है कि धर्मसंग्रह नहीं। धर्मसंग्रह कोई राजा थोड़ी लिखेगा। ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? प्रतिहारों की। महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण वत्सराज ने करवाया। आदिवरा की उपाधि मीर भोज की है। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार से 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान में और अधिकांश उत्तरी भारत किसका शासन था? प्रतिहारों का। प्रतिहार राजा नागवड़ प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? ये वत्सराज का पुत्र था? नहीं। 50 वर्ष तक शासन किया, ये भी गलत है। चौथा सही है इसमें केवल। इन्होंने सिंध के अरबों को हराया, सिंध के अरब शासकों को हराया और राजस्थान, गुजरात व पंजाब आदि पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। नागवड़ द्वितीय का संबंध प्रतिहार वंश से है। देवपाल का संबंध भी प्रतिहार से है। कृति प्रसिद्ध कवि, नाटक और लेखक राजशेखर की नहीं है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण है, प्रभास चरित्र नहीं है। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष कला और काव्य रचना में कुशल थे? उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं या प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार कवि का। निम्नलिखित में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? महेंद्रपाल का गुरु और महिपाल का गुरु राजशेखर थे। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी किस स्थान पर थी? जालौर में। भीनमाल का एक पुराना नाम है श्रीमाल। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रण हस्तिन की उपाधि धारण की। वत्सराज।
मंडोर शाखा के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आएगा रज्जिल, उसके बाद में नागभट्ट फर्स्ट, फिर टाटा और फिर बाउक। रज्जिल, नागभट्ट, टाटा, बाउक। किस प्रत्याशासक के प्रसिद्ध ग्रंथ कोल्यमाला, वस्त्रराज, हरिवंश पुराण और कोल्यमाला की रचना वस्त्रराज के समय हुई। महामारू निर्माण वास्तुशैली की संरक्षक है प्रत्यार। गुर्जर प्रत्यार वंश के कई शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की। जालोर, नागपुर प्रताप में। गुर्जर प्रत्यार की राजधानी कौन सी थी, पिलोमलो या भीनमाल। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक कहा गया है, नागभट्ट को मलेच्छों का नाशक कहा गया है।